स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं तब से एक न्यूज लगातार स्प्रेड हो रही है कि आने वाले समय में यूएस कंपनीज को बचाने के लिए ट्रंप इंडियन एक्सपोर्ट्स, चाइनीज एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे ताकि उनकी डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। लेकिन क्या सिर्फ ट्रंप के टैरिफ लगाने से ही हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो एक्चुअली में उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या कोई और भी इंटरनल रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्ट वर्ल्ड लेवल पर इतने कॉम्पिटिटिव साबित नहीं हो पाते? तो जानते हैं इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि सिर्फ ट्रंप के द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ ही हमारे एक्सपोर्ट्स को कम नहीं करते, बल्कि हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हमारी डोमेस्टिक इश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए ज्यादा नुकसानदायक हैं। तो इस पूरे वीडियो में इसी चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर देखिए, ओवरऑल मैं आपको पूरे फैक्ट के साथ, हर इंफॉर्मेशन के साथ ये बताऊंगा कि किस तरह से ये चीज जो है एक तरह से पूरी तरह सच नहीं है कि ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ्स या लगाए जाने वाले टैरिफ्स सिर्फ इंडियन एक्सपोर्ट्स को एक्चुअली डिरेल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में बहुत बार यह बात बोली है कि मैं अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को बचाऊंगा, मैं अपने लोगों को कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कंपनीज से प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए सपोर्ट करूंगा। अब अगर कहीं ना कहीं आप एक बात समझिए कि इंडिया अपने गुड्स या चाइना अपने गुड्स यूएस को एक्सपोर्ट करता है, उस एक्सपोर्ट करने के बाद अगर यूएस के लोग उन गुड्स को परचेस करते हैं या यूएस के लोग उन गुड्स को एक अच्छी क्वालिटी गुड्स मानते हैं, तो वो उन गुड्स को पक्का से खरीदेंगे। लेकिन अगर ट्रंप इंडियन गुड्स को या चाइनीज गुड्स पे टैरिफ ज्यादा लगाएंगे तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट उन्हीं के कंज्यूमर्स के ऊपर आएगा, क्योंकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उस केस में बढ़ सकता है। तो आपको यह पता होगा कि जब टैरिफ्स और ड्यूटीज बढ़ाई जाती है गुड्स के ऊपर, तो उसका बर्डन एक्चुअली में कंज्यूमर्स को बियर करना पड़ता है। तो एक स्टडी हुई है नेशनल रिटेल फेडरेशन के द्वारा, जिसमें यह कहा है कि इस तरह के टैरिफ यूएस कंज्यूमर्स के लिए एडिशनल 46 से 78 बिलियन डॉलर की कॉस्ट ओवरऑल जनरेट करेगा। तो इससे कहीं ना कहीं ये जो कॉस्ट आएगी ये यूएस के कंज्यूमर्स के ऊपर ही आएगी, और ये बात ट्रंप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि कहीं ना कहीं ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसीज है और इंडिया का जो जीएसपी एक्सक्लूजन है, इसको भी हम समझते हैं। देखिए, ट्रंप ने इंडिया को कई बार ये कहा है कि इंडिया इज अ टैरिफ किंग। कारण यह है कि उनका ये कहना है कि जब इंडिया में हमारे गुड्स जाते हैं, यूएस के गुड्स जाते हैं, तो इंडिया उन पर हैवी ड्यूटीज, हैवी चार्जेस लगाता है, जिसके कारण हमारे गुड्स भी वहां पर कॉस्टली हो जाते हैं। तो इन्होंने ये बात बोली कि जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है, उससे जब ट्रंप पहले राष्ट्रपति थे तो उन्होंने इंडिया को इससे हटा दिया था। अब यहां पर बहुत सारी एक र्यूमर, एक भ्रांति फैली कि इंडिया को इसलिए हटाया गया क्योंकि ट्रंप ने इंडिया को यह जवाब दिया है कि और लगाओ हमारे गुड्स के ऊपर टैक्सेस। लेकिन सिर्फ ये उसका एक कारण नहीं था। इंडिया को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से इसलिए भी हटाया गया क्योंकि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस उन इकोनॉमीज के लिए है जिनकी पर कैपिटा इनकम $1045 से कम हो। वहीं अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो ऑलमोस्ट $2700 के आसपास है। तो इंडिया तो वैसे ही जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के क्राइटेरिया से बाहर है। दूसरी बात, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस होता क्या है? इनमें यह होता है कि जैसे मान लीजिए अमेरिका इंडिया से या अमेरिका किसी देश से कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका उनके ऊपर टैरिफ्स जो है वो बहुत कम लगाएगा या बिल्कुल नहीं के बराबर लगाया जाएगा, या ड्यूटी फ्री रखा जाएगा उनको, यूजुअली उन कंट्रीज को बेनिफिट करने के लिए जो काफी गरीब है या फिर जो बहुत लोअर डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं। अब तीसरी बात यहां पर आ जाती है कि इंडिया जो यूएस को एक्सपोर्ट करता है, देखिए बहुत ध्यान से समझिए इन सब बातों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इकोनॉमी में लोगों तक पहुंचती नहीं है और बस एक सुपरफिशियल नॉलेज से चीजों को समझाया जाता है। अब इंडिया जो यूएस को एक्सपोर्ट करता है उसमें टॉप चीजें देखिए कौन कौन सी है। इंडिया डायमंड जो एक्सपोर्ट करता है वो हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 19% है। पैक्ड मेडिकेमेंट्स 14%, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 8.9%, ऑटोमोटिव कंपोनेंट 2.1%, टेक्सटाइल 3.7%। अब जो चीजें जिस पर यूएस कह रहा है कि हम टैरिफ्स लगाएंगे, उन्होंने ऑब्वियसली स्पेसिफाई इतना नहीं करा, उन्होंने चाइना का नाम ज्यादा लिया है। उसमें जिन गुड्स के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम टैरिफ लगाएंगे, वो इनमें से ऐसा कोई भी गुड नहीं है जो इंडिया का मेजर एक्सपोर्टिंग गुड हो।
मतलब जो गुड्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है, डायमंड, पैक्ड मेडिकेशंस, रिफाइंड पेट्रोलियम, ऑटोमोटिव कंपोनेंट, टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, ये तो वो सारे गुड्स हैं जिस पर यूएस ने बोला ही नहीं है कि हम टैरिफ ज्यादा लगाएंगे। तो यूएस ने जो टैरिफ ज्यादा लगाने की बात कही है वो कौन से गुड्स हैं? वो टॉयज हैं। यूएस ने जो टैरिफ्स लगाने की बात करी है वो करी है लेदर के ऊपर। तो आप ओवरऑल देखिए कि इंडिया का जो ट्रेड है, इंडिया लगभग 77 बिलियन डॉलर के, इंडिया ऑलमोस्ट 77 बिलियन डॉलर के गुड्स जो है वो यूएस को एक्सपोर्ट करता है, जो कि इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 18% है। डिस्पाइट रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस, यूएस में इंडियन गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल ये जो फालतू की भ्रांतियां फैलती है, इनको लेकर थोड़ा सा अवेयर होइए। साथ साथ में आप देखिए कि ग्लोबल डिमांड इश्यूज के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया में एक्चुअली प्रॉब्लम किस चीज की है? जो एक्चुअल प्रॉब्लम है इंडिया की वो कहीं ना कहीं उसकी इंटरनल है, और साथ साथ में ग्लोबल डिमांड कमजोर होना भी है। तो ठीक है, हम मान सकते हैं ये बात कि ट्रंप हमारे गुड्स के ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे, लेकिन जिन गुड्स पे टैरिफ लगेगा इंडिया उनको इतना एक्सपोर्ट करता ही नहीं है यूएस को। जिन गुड्स को इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है उस पर ट्रंप ने ना तो पहले कभी टैरिफ ज्यादा लगाया, ना उन्होंने अभी टैरिफ लगाने की कोई बात उस पर कही है। तो रियल चैलेंज क्या है? रियल चैलेंज लाए विद इन आवर इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा इशू तो यह है कि ओवरऑल एफडीआई इंडियन इकोनॉमी में लगातार गिरते जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला तो है कि ग्लोबल डिमांड ही ओवरऑल फॉल हो रही है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो, चाहे वो रिसेंट के वॉर्स हो। इसके कारण पूरे वर्ल्ड में एक तरह का स्लो डाउन है। पूरा वर्ल्ड एक तरह की सस्पिशियस सिचुएशन में, जहां पर लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि देखिए आप स्टॉक मार्केट जो कोलैप्स हो रहा है वो कभी बहुत कोलैप्स होता है, कभी हल्का रिकवर करता है, फिर कोलैप्स हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में ही एक स्लो डाउन है इंटरनेशनली। दूसरा, भारत में जो एफडीआई है वो लगातार गिरते जा रहा है। उसके कुछ स्पेसिफिक कारण है जो मैं आपको बताता हूं। पहला कारण तो मैंने आपको जैसा बताया कि ग्लोबल ओवरऑल ही लोगों के पास जो कैश पोजीशन है या जो मनी पोजीशन है वो कंपैरेटिवली लो है। दूसरी बात, इंडिया का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें अभी भी रिजिडिटीज बहुत सारी हैं। अभी भी यहां पर एफडीआई अप्रूवल रूट के थ्रू जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। दूसरी चीज ये कि भारत लगातार बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज को टर्मिनेट कर रहा है। अभी यूएई को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज हैं वो इंडिया लगातार टर्मिनेट कर रहा है। उसका रीजन यह है, इंडिया को लगता है कि इन ट्रीटीज से इंडिया के डेफिसिट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल ज्यादा हो रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होता है? इंडिया रॉ मटेरियल के ऊपर कॉस्ट ज्यादा लगाता है, ज्यादा लगाता है। तो जब रॉ मटेरियल्स पे टैक्सेस ज्यादा लगते हैं या टैरिफ ज्यादा लगते हैं तो अल्टीमेटली उस गुड्स की प्राइस जो होती है वो बढ़ जाती है, और जब उस गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो कंज्यूमर्स दूसरे गुड पे शिफ्ट हो जाते हैं, उन गुड्स की डिमांड को कम करते हैं। तो दो इश्यूज तो ये मेजर है। अब अगर हम इंटरनली भी बात करें, इंटरनली हमारी इकोनॉमी की भी बात करें तो सबसे पहली प्रॉब्लम है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और कॉम्पिटिटिवनेस की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल्स के ऊपर टैरिफ ज्यादा लगाते हो, टैक्सेस ज्यादा लगाते हो, जिससे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब जब प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है तो कंज्यूमर ऑल्टरनेटिव गुड्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर उन गुड्स को देखते हैं जो कि जब तक कि वो बेयर नेसेसिटी नहीं हो कि वो दूसरे गुड्स को प्रेफर करते हैं। दूसरी बात, जब इन्वर्टेड ड्यूटी ज्यादा बढ़ती है तो रॉ मटेरियल जब कॉस्टली होता है तो उस केस में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि हम उन गुड्स को ज्यादा बनाएं जिन पे ड्यूटीज कम है और जिनसे हम रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, टेक्सटाइल में इंपोर्टेड यार्न और फैब्रिक्स जो हैं उन पे उनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है। जैसे एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए इंडिया कोई एक्स टेक्सटाइल यूएस से मंगवाता है और इंडिया में वाई टेक्सटाइल इंडिया खुद प्रोड्यूस करता है। अब जो एक्स टेक्सटाइल यूएसए से मंगवाता है वो कंपैरेटिवली चीपर पड़ती है इंडिया को रादर देन वाई टेक्सटाइल से, और चीपर इन द सेंस कंज्यूमर्स को चीपर ज्यादा पड़ती है, क्योंकि उन गुड्स जो गुड्स यहां पे आते हैं वो कंप्लीटली बन के आते हैं, उन पे सरकार कस्टम ड्यूटीज चार्ज करती है। लेकिन अगर मान लीजिए भारत में कोई प्रोडक्ट बना और उस पर रॉ मटेरियल पे ही टैक्सेस ज्यादा है, तो जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है तब तक उसकी कॉस्ट एस्केलेट हो जाती है। इस कारण जो इंपोर्टेड गुड है वो चीपर पड़ता है इन कंपैरिजन टू द प्रोडक्ट दैट इज मेड इन इंडिया। गाइस, इट इज क्लियर। अब आप और एक चीज देखिए, टैक्स डिस्टॉर्शन कितना है। टेक्सटाइल जो कि इंडिया का एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है, इंडिया का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वर्ल्ड लेवल पर डिमांड बहुत ज्यादा है।
तो आप ये देखिए कि जो टेक्सटाइल का जो एपरल है, अगर उसकी प्राइस $14 से कम की है तब तो उस पर 5% का जीएसटी है। लेकिन अगर मान लीजिए $14 से $1 या फिर मान लीजिए ₹1000 से ₹10 भी ज्यादा हो जाता है तो उस पर जीएसटी सीधा 12% है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है? इससे इंडियन गुड्स जो होते हैं वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, लोग उन्हें परचेज करना कम करते हैं, रीजन बीइंग दे बिकम क्वाइट एक्सपेंसिव। तो इसके कारण ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन भी कम होता है इकोनॉमी में, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट डिमांड नहीं होती और इकोनॉमी एक विशस साइकिल में चल जाती है। रीजन बीइंग प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहे हैं, इंपोर्ट डिमांड जो है दूसरे देशों की वो कम हो रही है, जिसके कारण प्रोडक्शन हमारे देश में कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इससे हमारी ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है, वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट्स फॉल होते हैं। फिर अगर मैं आपको आगे बात करूं, लगातार वैल्यू एडेड सर्विसेज और जीएसटी बर्डन अगेन इज क्रिएटिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी। आपको पता होगा जब भारत में कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है तो उसकी मार्केटिंग करवानी पड़ती है, वेयर हाउस के रेंटल्स देने पड़ते हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट देनी पड़ती है, कुरियर सर्विसेज पे करनी होती है। इन सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज पे जीएसटी 18% है। अब जब अगर जीएसटी 18% है तो आप सोचिए कि इन सब पे कॉस्ट एस्केलेट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका इंपैक्ट हमारे मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर आएगा, उनका एक्सपेंशन कम होगा, उनके बिजनेस यूनिट्स जो हैं उनका एक्सपेंशन कम होता है, तो उस केस में क्या होता है, कॉस्ट बढ़ती है। अब जब कॉस्ट बढ़ती है तो अल्टीमेट इफेक्ट जो आता है वो कंज्यूमर्स के ऊपर आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, और इसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है, कंज्यूमर्स की जेब पर वो सीधा एक बहुत बड़ा डेंट देता है, जिसके कारण कंज्यूमर्स प्रेफर करते हैं दूसरे देशों के गुड्स को जो कि कंपैरेटिवली शायद चीपर पड़ सकते हैं। तो रादर देन पुटिंग ऑल दिस ब्लेम ऑन यूएस दैट दे आर पुटिंग एक्सट्रीम टैरिफ ऑन आवर एक्सपोर्ट्स, वी शुड फर्स्ट ट्राई टू फिगर आउट वेयर द प्रॉब्लम एक्चुअली अराउज। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये इंडिया के संदर्भ में ज्यादा है और ये प्रॉब्लम मेजरली 5 बड़े इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इशू तो ये है कि इंडिया में बिजनेस एनवायरनमेंट स्टिल अभी नेस्केंट स्टेज में, अभी भी उतना बेहतरीन बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं दिया गया है। दूसरी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की और स्किल की। तीसरा प्रॉब्लम है हाई टैक्सेस की। चौथा बड़ा इशू है कि इंडिया के प्रोडक्ट्स अभी भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के नहीं होते। और पांचवी सबसे बड़ा जो इसमें इशू है वो ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ओवरऑल एक तरह का एक्सपेंशन होना चाहिए था वो एक्सपेंशन नहीं होता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफडीआई ऑल्सो। सो दीज आर द मेजर इश्यूज दैट वी विल से क्रिएटिंग major problems. Now, if I'll talk about how to promote our exports, then माइट भी आपका एक सवाल होगा कि अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे प्रमोट करें। तो सबसे पहली चीज तो है कि अपने एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करिए। उसके लिए आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोलिए, उसके लिए आप बेहतरीन ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स करिए, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट में एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इंप्रूव करिए। दिस इज व्हाट यू कैन डू। फिर टैक्स और टैरिफ स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करिए। इसके लिए भारत सरकार अच्छी स्कीम्स भी लाई है, जैसे कि रॉड टैप स्कीम है, जिसमें अगर आप कोई ऐसे गुड्स बना रहे हो जो कि एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए हैं तो आपको आपकी जो ड्यूटीज आपने रॉ मटेरियल पे पे की है वो आपको वापस मिल जाएगी। फिर अपने एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाइए, थोड़ा रिसर्च करके देखिए कि इंटरनेशनल मार्केट्स में कौन से गुड्स की डिमांड ज्यादा है। साथ साथ में नए मार्केट्स को आइडेंटिफाई करिए जहां पर आप ट्रेड को और बेहतर कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री गयाना गए हैं, अलग अलग एरियाज में गए, तो ऐसे जगहों पर जाने में क्या फायदा होता है कि इंडिया को पता लगता है कि उन कंट्रीज की डिमांड क्या है। और आप मैं कई बार आपको ये बात बता चुका हूं, इस दुनिया में डेवलप्ड इकोनॉमी सिर्फ अब वो कहलाएगी जो या तो मिलिट्री वाइज बहुत स्ट्रांग हो या जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो। चाइना ने कैसे यूएस को एक तरह का चैलेंज दे रखा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत स्ट्रांग है। तो अपने एक्सपोर्ट बास्केट को हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, नए मार्केट्स देखने होंगे। साथ साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट और इंसेंटिव्स लगातार देने होंगे एक्सपोर्टर्स को, जिसमें इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो। साथ साथ में इंटरेस्ट सबवेंशन हम प्रोवाइड करें, लोन का मोराटोरियम जो है उसको एक्सटेंड करें। दिस इज व्हाट वी कैन डू। देन वी नीड टू प्रमोट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एज वेल। आपको पता होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो चाइना के इंपोर्टेड गुड्स को की एक बार स्टैंडर्डाइजेशन करता है, क्वालिटी एनरिचमेंट देखता है उसका। सिमिलरली हमारे गुड्स जो हैं उनका भी एक क्वालिटी टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है ताकि हमारे गुड्स भी कॉम्पिटिटिव हो। आपको पता होगा कुछ सालों पहले यूरोप ने इंडियन अल्फेंसो मैंगो को बैन कर दिया था, ये कह के कि इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, उसमें फाइटोसैनिटरी मेजर्स का प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया है। खैर
उसमें बहुत सारे इंटरनल जो रीजंस भी हो सकते हैं, जो यूरोप ने इंडिया के मार्केट को क्रिटिसाइज करने के लिए या उसको लोअर डाउन करने के लिए या उसकी इमेज को खराब करने के लिए ऐसा किया गया हो, बट स्टिल वी नीड टू वर्क ऑन आवर स्टैंडर्ड्स एज वेल। देन वी नीड टू प्रमोट द ब्रांड इंडिया, वोकल फॉर लोकल, या हम जो लगातार बात कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम को हमें और स्ट्रांग करना होगा। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम ने बेहतरीन काम किया, मतलब दुनिया में हर तीसरा मोबाइल फोन अब भारत से प्रोड्यूस हो रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रमोट आवर एक्सपोर्ट्स। एंड लास्टली हमें ट्रेड फैसिलिटेट करना होगा, कहीं ना कहीं ईज करना होगा, बर्डन और टैक्सेस कम लगाने होंगे, बिजनेस एनवायरमेंट फ्रेंडली करने होंगे, तब जाकर हम कह सकते हैं कि हमारा ओवरऑल ट्रेड फैसिलिटेट हो रहा है। देखिए, अगर हमें विकसित भारत का टारगेट अचीव करना है 2047 तक, तो हमें दो बातों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। हमें मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का लगभग 30% तक लेकर जाना होगा। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जीडीपी अपने आप 9% के आसपास पहुंच जाएगी। और दूसरा जो हमें ध्यान देना है वो ध्यान देना है हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जिसके लिए हमें एफडीआई को भी अलाउ करना पड़ेगा। एफडीआई के लिए अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देने की जरूरत है। तो इस तरह की चीजें अगर भारत करता है तो आने वाले समय में विकसित भारत का सपना पूरा किया जा सकता है। सो गाइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। डेली दिन में 2:30 बजे मैं मंडे टू सैटरडे इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूं, जिसमें हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इकोनॉमी करंट अफेयर्स हैं उनकी डेली क्लास होती है मंडे टू सैटरडे इसी चैनल पर दिन में 2:30 बजे। और अगर आपके इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स वीक हैं, आपके इकोनॉमी के बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप शाम को 7 बजे मेरी एक सीरीज मैंने चलाई है, रमेश सिंह, एक बहुत अच्छी किताब है इकोनॉमी की, उसका मैं चैप्टर वाइज डिटेल्ड एनालिसिस करता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ठीक तरीके से क्लियर हों, तो आप 7 बजे वो सीरीज जरूर देख सकते हैं। साथ के साथ आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डिक्लाइन इन इंडियन एक्सपोर्ट? इंडिया के एक्सपोर्ट्स इनमें से कौन से फैक्टर्स की वजह से एक्चुअली में डिक्लाइन कर रहे हैं? वीक ग्लोबल डिमांड, रिजिडिटी इन बिजनेस एनवायरनमेंट, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, हाई टैरिफ ऑन क्रिटिकल रॉ मटेरियल। क्या इसका आंसर होना चाहिए? कमेंट में मुझे लिखकर बताइए, मैं आपके जवाब का वेट करूंगा। साथ साथ में अगर आप 2026 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया P2I फाउंडेशन नवंबर मॉर्निंग बैच। ये बैच हमारा 25 नवंबर सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है, जिसकी फीस है 29,999। और अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट उससे ले सकते हैं। साथ ही अगर आप कॉलेज के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में और आप 27 में 28 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा लॉन्ग टर्म बैच। ये भी 25 नवंबर सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। इसकी फीस 34,999 है। अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट इससे ले सकते हैं। इन दोनों ही बैचेस में लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, डाउट सेशन, 1-to-1 मेंटरिंग, बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, बेहतरीन बुकलेट्स प्रोवाइड की जाएंगी आपको। और अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, जहां पे आपका रहना खाना सब स्टडी आईक्यू क्लियर करेगा और आपको मेंस और इंटरव्यू की तैयारी हमारे द्वारा कराई जाएगी। इसके साथ ही आप मुझसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। और कमेंट में जरूर लिखकर मुझे आंसर दीजिएगा उस क्वेश्चन का और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।